आइए आज हम बात करेंगे और कक्षा 8 का जो भूगोल चल रहा है, तो तीसरा पार्ट है खनिज और शक्ति संसाधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ध्यान से देखेंगे, जो हाईलाइटिंग करा है उसको नोट डाउन भी करेंगे, और जो नहीं करा है उसको ध्यान से देखेंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो उसको नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में ये ना हो कि आपने ये नहीं बताया था। इम्पोर्टेंट पूरा है, जो हाईलाइट कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन ही करना है। और जो छूट रहा है उसे भी नोट डाउन करें। हो सकता है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज कई बार एनसीईआरटी से जो सीधा क्वेश्चन उठता है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर छोड़ रहे हो तो, नहीं तो कोई विशेष इशू नहीं है। आइए बात करेंगे, थोड़ी स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से एनसीईआरटी को समझा जा सकता है। बिना स्टोरी के फिर एडिशन होता है वो नहीं हो पाता है। कीरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक गांव जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, इतना स्थान काला क्यों है? भूरा और भूरा धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट। क्या बात कर रहा है? कोयला खदान। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोयला खदान सबसे पहले कहाँ बनी, ये चीज ध्यान देंगे। उसने पूछा, ये कोयला खदान के निकट होने वाले कारण क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? जो कीरी पूछती है खनिज क्या है, तो सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें जो आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को मिलाया भी जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो आप क्या इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ के मिले होते हैं। क्या होता है? जो पृथ्वी है इसमें कई प्रकार के चट्टान मिले होते हैं, पदार्थ मिले होते हैं, ये खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले होते हैं। सभी जगह क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से होने वाला पदार्थ जिसका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिजों ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। आर्कटिक महासागर और संस्तर अंटार्कटिका। एक चीज़ दिया हुआ है कि जो बात खनिज की कर रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या आप जानते हैं? मतलब भोजन में जो नमक है और पेंसिल में जो ग्रेफाइट है, ये सब क्या है? ये सब खनिज है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब हम देखेंगे खनिजों के प्रकार कौन कौन से हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खनिजों के प्रकार क्या क्या हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। कितने हैं? याद रखना है 3000 से अधिक, श्योर नहीं है 3000, लेकिन 3000 से अधिक हैं। खनिजों को मुख्यतया संरचना के आधार पर धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। ये क्या है? संरचना के आधार पर देख लेंगे कि धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं, धात्विक में भी लौह और अलौह है। लौह खनिज ये और अलौह खनिज है। अब एक कोष्ठक में जो दिया है उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि शैल क्या है। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिज का एक समूह जो होता है उसे शैल कहते हैं। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। क्या होता है? शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो अयस्क कहलाता है। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। जो 100 अयस्क हैं उनको खनिज समझा जाता है, बल्कि 2800 लगभग में उनकी क्या किया जा चुका है? पहचाने जा चुके हैं। बात करेंगे धात्विक खनिज क्या है। कि धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। कैसी होती है? कच्चे रूप में। जो धातु है वो कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें
गति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क बॉक्साइट मैग्नीज अयस्क, लौह अयस्क बॉक्साइट मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह जैसे खनिज जैसे लौह अयस्क मैग्नीज क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह क्या होता है? अलौह खनिज में नहीं होता। जो अलौह खनिज है उसमें लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या शीशा हो सकते हैं। अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। क्या होता है? अधात्विक खनिजों में जो अधात्विक खनिजें हैं उसमें धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि उदाहरण। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। क्या बात कर रहा है? जो खनिज हैं जो धात्विक है उनमें क्या होता है? जो धात्विक है उनमें धातुएं होती हैं, और जो अधात्विक है मतलब उनमें धातुएं नहीं होती। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये अधात्विक खनिज है। खनिजों को खनन, प्रवेदन या अखनन द्वारा निष्कासित किया जाता है। कैसे? अगर क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है कि खनन निकाला कैसे जाता है, निष्कासित कैसे किया जाता है, ध्यान रखना है। प्रवेदन या अखनन, जो अखनन होता है उसके द्वारा किया जाता है। खनन का निष्कर्षण देखने, खनिजों का निष्कर्षण यानी खनन, प्रवेदन का खनन, ये विधियां हैं। और खनन में देख लें 2 विधियां हैं, विवृत खनन और कुक्षी खनन। कैसे कैसे निकाला जाता है। ये कौन सी है? ये अपटल तेल का प्रवेदन या खनिज और शक्ति संसाधन जो दिया हुआ है, ये देखिए। पृथ्वी की सतह के अंदर लंबी शैलों, पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। क्या होता है? पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन पेधन जिन्हें कूपा कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए कूपी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस धरातल के नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इन्हें प्रवेदन कहते हैं। ध्यान रखना, जो मैं डिफिनेशन करा रहा हूँ उनको नोट डाउन करने का है, और इनको नोट डाउन करके ही आप अच्छा कर सकते हैं। इसे प्रवेदन कहते हैं कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उन्हें आकलन कहते हैं। आकलन कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना है, खनिज का वितरण कैसे होता है, क्या आप जानते हैं? आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि यह शैल का रंग नीला होता है, नीला प्राप्त होगा। ये ध्यान दे लेना है थोड़ा, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा पढ़ लेना है। अब बात करेंगे खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में। कहाँ? कुछ आग्नेय में, कुछ कायांतरित में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों में जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है वे पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना, पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेशस प्रदेश की चूना पत्थर निक्षेप जॉर्जिया और यूक्रेन, क्या हो रहा है? जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इनके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन की बात कर रहा है कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये मैप है, थोड़ा मैप देख लेंगे कि कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर तांबा पाया जाता है, जो दिया हुआ है कि तांबा कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे तांबा पाया जाता है। ये क्या है? यहाँ पर तांबा पाया जाता है, ये तांबा पाया जाता है, ये तांबा पाया जाता है। ये तांबा का क्षेत्र है। जहाँ पे थोड़ा वैसा क्षेत्र है, माना कि इस क्षेत्र में देखते हैं, ये जो एशिया का क्षेत्र है, लोहा
लोहा, लोहा, ये सब लोहा है, ये सब लोहा, ये जो लोहा है यहाँ पे, और उत्तरी अमेरिका में भी लोहा पाया जाता है। ये जो जो बने हुए हैं, इनको मैपिंग में हम देखते रहेंगे और ध्यान रखेंगे कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। अब एक एक महाद्वीप में लेके बात करेंगे कि इस महाद्वीप में क्या क्या धातुएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बारे में बात करेंगे कि एशिया में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन देश में क्या क्या मिलता है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। क्या बात कर रहा है? चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क, कौन से अयस्क? लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। कौन महाद्वीप? एशिया महाद्वीप बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि कह रहा है कि विश्व के आधे से अधिक, मतलब आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा अधिक जो है टीन पैदा करता है, टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में। चीन सीसा एंटीमनी, अब बात करेगा, सीधा सीधा बोल रहा है कि मलेशिया इंडोनेशिया जो है दोनों, ये क्या है? ये दोनों विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। मतलब जो चीन है वो क्या है? सीसा एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मिलते नहीं। ऑप्शन में अगर आ जाता है कि एशिया में क्या मैग्नीज पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, भरपूर नहीं लेकिन पाया जाता है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता का और तांबा के उत्पादन में निक्षेप होते हैं। यूरोप, अब बात करेंगे एशिया के बाद जो यूरोप में क्या क्या पाया जाता है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यूक्रेन, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब हम अगले जिसकी बात करने जा रहे हैं महाद्वीप की, उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देखें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। यानी उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के नंबर 1 में क्या है? ग्रेट लेक के उत्तर कनाडियन शील्ड में, अपलेशियन प्रदेश के पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में, कोयला का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा, क्या बात कर रहा है कि पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, शीशा, जस्ता और चांदी, सोना के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखेंगे कि अगला जो तुम्हारा महाद्वीप है उसे दक्षिण अमेरिका कहते हैं, क्योंकि ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहा है कि लौह अयस्क जो है एशिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, कि ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादक में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, क्या गया? दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। एक कोष्ठक है, कोष्ठक में बात करेंगे कि कोष्ठक में क्या है। जो हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। क्या होता है? जो हरा हीरा है वो कैसा है? दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व वर्षा बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात हुए थे। अगला महाद्वीप है उसके बारे में बात करेंगे कि अफ्रीका, जिससे कि जो अफ्रीका है इससे हमारी तीनों रेखाएं निकलती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। कई सारी जगह क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों रेखाएं होकर के निकलती हैं। वो अफ्रीका है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। किसमें? खनिज संसाधनों में धनी है।
ये हीरा, सोना और पेट्रोलियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। जो महंगी धातुएं हैं, यानी जो धातुएं खासकर जो खनिज हैं, हीरा है, सोना है, प्लेटिनम, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है? अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में तेल पाया जाता है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कालगुली और कालगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। बात कर रहे हैं कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अब बात करेंगे अंटार्कटिका है, 7वां महाद्वीप, जिसका आकार एस जैसा है, यानी विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्ण अनुमान किया गया। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब देखेंगे खनिजों के उपयोग कहाँ कहाँ हैं और कैसे उपयोग करते हैं। इन चीज़ों के बारे में चर्चा हम करेंगे। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। तो रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने से लिए होता है, कठोर भी होते ही होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। याद रखिए एल्यूमिनियम क्या है। इन सभी बात हम कर चुके हैं। खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे? खनिजों का जो संरक्षण है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। निर्माण और संचयन में क्या लगता है? हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी होती है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी का घटाना आवश्यक है। जो खनन की प्रक्रिया बर्बादी हो रही है उसको घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण तो आप समझ रहे होंगे, उसको दोबारा फिर उपयोग करा जा सके, उसको पुनर्चक्रण पुनः चक्र में ला करके किया जा सकता है। सख्त संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो खास कर थोड़ी स्टोरी है उस पर हम देखेंगे कि सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी का पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव का नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी जो गैजेट है जो सभी बिजली को खपत करते हैं पर अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय के सामान्य उपभोग में
लाए जा रहे हैं ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से हैं दो स्रोत? ईंधन और जीवाश्मी ईंधन, ये जो दो परंपरागत स्रोत हैं खास कर देखते हैं। ईंधन क्या है? ईंधन के बारे में हम बात करेंगे कि ईंधन क्या है। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कोष्ठक दिए हुए हैं कि क्या है इनमें क्या नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि एक दिया हुआ है कि खनिज तेल, ये हैं खनिज तेल, ये खनिज तेल हैं और ये प्राकृतिक गैस है। लाभ हानि, क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं? आसानी से परिवर्तनीय खनिज तेल जो है लाभ है, आसानी से परिवहनीय है, टैंकर। हानि, तेल अधिक प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार यानी कि निर्मुक्त प्रदूषक कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। ये क्या होता है कि पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस जो है पाइपलाइन है, आसानी से परिवहनीय है। तेल के कोयले से अधिक स्वच्छ है, तेल से रास्ता है, तेल जो है सस्ता, तेल से भी सस्ता भी है। देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बात करेंगे कि सुप्राय ईंधन जो है उससे क्या सुप्राप्य है, यानी हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। संग्रहण में अधिक समय उपयोग करें और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो ईंधन है क्या करता है, बहुसंख्यक बहुत से लोगों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रदूषण फैलाने वाला है, हानि है, इससे प्रदूषण में दूषित होता है, हरित क्रांति प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण हो जाता है। कोयला क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध। एक लाभ है हम लोग को कि विस्तृत रूप से कोयला उपलब्ध है, और हानि है कि प्रदूषण का स्रोत है। प्रदूषण जो होता है उसमें कोयले के ठीक ठाक योगदान रहता है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, विद्युत जो होती है विद्युत बनाने के लिए उपयुक्त होता है। परिवहन के लिए भारी, ढोने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जल विद्युत क्या है, जल विद्युत में एक जो दिखा रहा है कि ऊर्जा परंपरागत में जल विद्युत। लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त, जल से विद्युत बनाई जाती है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देना, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, और सस्ता भी होता है। बिजली व्यवस्था है वो सस्ती भी होती है। दूसरा, स्थापित करने में खर्चीली होती है। पौधों और जानवरों, क्या कह रहा है कि पौधों और जानवरों के अवशेष को लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। क्या होता है जो कोयला है, कोयला कैसा है, ये होता है बहुतायत में पाए जाने वाला ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे कोयला और इस्पात, वाष्प ईंधनों और विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। जो कोयले से प्राप्त विद्युत होती है क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के लिए जाना जाता है। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में जो अग्रणी उत्पादक हैं उसमें चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका है और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड, जो झरिया है धनबाद में है और बोकारो झारखंड में मिलता है। ये जो यंत्र लगा हुआ है ध्यान में देख रहे होंगे, ये तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य है एक, ये इसको हम ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेट्रोलियम की अग्रणी देश और कहाँ उत्पादन अधिक होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अवतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्र से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह से उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक
और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों, क्या होता है, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। क्यों कहा जाता है? ये चीज़ आपने मैंने बताई। ये बहुतायत मूल्यवान है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य प्रमुख उत्पादक में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों डेल्टा है, जो कि केवल थोड़ा सा फर्क किया जाता है। ये देख लेंगे पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में हम देख लेंगे। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों से पेट्रा अर्थ है शैल, जो ओलियम है उसमें अर्थ तेल से लिया गया, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ होता है शैल तेल। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। पेट्रोलियम की परिष्कृत दिखा रहा है। अब बात करेंगे प्राकृतिक गैस क्या है। प्राकृतिक गैस में प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है। अब जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, जिसका विविध उपयोग है। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उत्पादन में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में, कोयला कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा, असम में स्थित है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल नीचे का ह्रास हुआ है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ चलने वाली हाइड्रोकार्बन्स, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषण का 10वां हिस्सा पैदा करती है। प्राकृतिक गैस क्या बात कर रहा है कि प्राकृतिक गैस की ऊर्जा की नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोतों का जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से ईंधन जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने की मदद कर सकती है। अगला देखेंगे जल विद्युत। कौन सा? जल विद्युत। जल विद्युत के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें होता है बांधों में क्या होता है कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, जल की ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विश्व की ऊर्जा क्या होता है कि विश्व में जल विद्युत ग्रिड उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन और भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र से भाखड़ा नागल बांध, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, कौन सा सागर? नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं पाई जाती हैं। एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे खासकर क्या करें, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? वो था नॉर्वे। ये चीज़ याद रखनी है।
ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, ये देखेंगे कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है और इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जो कि नवीकरणीय है और उनका उपयोग की आवश्यकता है। यहाँ पे देखेंगे विश्व का क्या दिखा रहा है कि विश्व का प्रथम और सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। अभी क्या बताया, जल से विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश नॉर्वे है। इसमें बता रहा है कि जो बस अड्डा है स्कॉटलैंड में है, पवन चलित स्कूटर। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर सेलों पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ खास नहीं है, इसमें दिया हुआ है लाभ है, कुछ हानियां हैं। जैसे दिया हुआ है सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं, हानियां क्या हैं। तो वही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं को मैंने अभी बताया है। ये शॉर्ट लिस्ट में इनको देख लेना है, ध्यान देना है, इस पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे देखेंगे पवन ऊर्जा क्या है। पवन ऊर्जा का एक अशमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के छिड़काव से आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में जो तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से भी जुड़ी होती हैं, परंतु चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में यहाँ पर वालों लगातार हवाएं चलती रहती है। हमें देखना है कि क्या होता है कि इस जो पवन फॉर्म की बात करेगा कि पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के उल्लेखनीय है। अब बात करेंगे कि परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। कहाँ से गुजरते हैं? नाभिकीय पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर से नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप होते हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट, कहाँ बात कर रहे हैं भारत की थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट वाले में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नागौर और कर्नाटक में कैगा है। भूतापी ऊर्जा क्या है? भूतापी ऊर्जा देखेंगे ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापी ऊर्जा कहलाती है। और ताप से ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है वो क्या कहलाती है? भौगोलिक ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर कई गहराई बढ़ाने के लिए साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है और तभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के इस झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों, ये कुछ परमाणु ऊर्जा है, विधियां हैं, क्या क्या किया जाता है, ये सब चीज़ें देखनी ध्यान से। गर्म जल कहाँ से जा रहा है, क्या कर रहे हैं, टरबाइन कहाँ है, घूम रही जनरेटर कहाँ है,
विद्युत की सप्लाई होती है, जनरेटर चलता है, जनरेटर से टरबाइन घूमती है, टरबाइन क्या होता है, भाप बनती है, भाप निकलती है, उसी भाप से लेकर के गर्म जल ठंडा जल होता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापी क्या है? यूएसए है। विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा संयंत्र है। भूतापी ऊर्जा फिलीपींस, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, मध्य अमेरिका, भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। एक सेकेंड, आगे देखेंगे कि ज्वारी ऊर्जा क्या है। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने से बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों को जो ऊर्जा होती है उपयोग में बांध से स्थापित टरबाइन में घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस क्या है? बायोगैस देखेंगे। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट और गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, ईंधन व्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन है, खर्चीला है। इससे हमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत की ऊर्जा का उत्पादन है। हम इनको सुरक्षित और संरक्षण करते रहें ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ या अदर जो है इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अभ्यास प्रश्न है, इनको देख लेंगे और इनको लिखेंगे ताकि जो कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबके लिए मिलते रहें। अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक खरीद लें। अगर है तो बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरा कंटेंट पूरे विस्तृत नोट्स के सहित दे रहे हैं। थैंक यू।